बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में, और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है? मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10 हजार रुपया में लेबर आएगा कहां से? इसीलिए यहाँ पर सरकार, दिल्ली में कोई भी रहे, वो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मजदूरों का सप्लाई रुक गया तो कितने देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों का जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये मत समझिए कि गुजरात में लेबर नहीं है या तमिलनाडु में लेबर नहीं है। अरे भाई, तमिलनाडु में भी तो लेबर है, लेकिन तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में, कोयम्बटूर में जो तमिल लेबर है वो 25,000 रुपया लेता है, और बिहार का गरीब बच्चा जाता है वो 12,000-14,000 में काम करता है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि तिरुपुर में, कोयम्बटूर में, सूरत में लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने कम पैसे पर काम करने वाला दूसरा कोई नहीं। और ये लेबर के लिए नहीं है। मान लीजिए कि गेहूं पंजाब में होता है तो सरकार क्या चाहेगी कि गेहूं का उत्पादन पंजाब में बंद हो जाए? नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे देश में संकट हो जाएगा, गेहूं कम हो जाएगा। एक दौर था जब पूरे देश में गेहूं अगर चाहिए तो आपको पंजाब से गेहूं लेना है। तो वैसे ही एक दौर बन गया है कि पूरे देश में अगर लेबर रेट को दबा के रखना है, कम पैसे पे लेबर चाहिए, तो बिहार को इसी दशा में रखो ताकि लाखों बच्चे 10-12 हजार में लेबर के लिए तौर पर काम करें। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझिए। कश्मीर में टनल बनता है, आप सुनते हैं आतंकवादी घटना हुई, मजदूर मारे गए, उसमें ज्यादातर बिहार के हैं। ऐसा कैसे? कश्मीर कहां, बिहार कहां? कश्मीर और बिहार के बीच में हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। वहां के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं लेबर बन के कश्मीर में? क्योंकि बिहार का गरीब आदमी गोली का डर रहते हुए भी कश्मीर में जाकर 15,000 में काम कर रहा है। उत्तराखंड और यूपी का आदमी सोचता है भाई हम ये रिस्क लें। ये समस्या है और यहाँ पर इसकी कोई चर्चा नहीं। आप किसी भी नेता को बुला लीजिए, आज तक आप दिखाइए बयान अगर किसी ने कहा हो। अभी मोदी जी आए तो मधुबनी में क्या बोला कि सहरसा से, पहले तो सहरसा का उच्चारण गलत कहा, लेकिन कहा उन्होंने कि सहरसा से मुंबई जाने के लिए नई आधुनिक, सुनिए, नई आधुनिक ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को वहां जाने में सुविधा होगी। ये कितनी बड़ी अपमान की बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगा और बिहार के लोगों को ट्रेन की सुविधा दी जाएगी ताकि आपके हमारे बच्चे उन ट्रेन पर जानवरों की तरह बैठकर जाएंगे, सूरत में, बॉम्बे में काम कर रहे हैं। और पत्रकार बंधु, आप लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी ने 4 ट्रेन की घोषणा की। पब्लिक की चेतना ऐसी मर गई है कि वो भी ताली बजा रहा है कि 4 ट्रेन और मोदी ने घोषणा की। अरे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाकर गुजरात में ले जाने के लिए अगर ट्रेन दिया जा रहा है तो तुमको पूछना चाहिए कि वोट तुम्हारा है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। अंग्रेज भी तो आकर यहाँ से हम लोग के पूर्वजों को मॉरिशस और फिजी ले गए थे, ट्रेन से ले गए थे, जहाज से ले गए थे, तो क्या वो आपका भला करने के लिए ले गए थे? मोदी जी अगर गुजरात में आप जितने लोग हैं आपको हम चुनौती दे रहे हैं, आप मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए गुजरात में जहां उन्होंने ये कहा हो कि भाई एक नया ट्रेन गुजरात से खुलेगी जिसमें गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग कोयम्बटूर और बॉम्बे जाकर मजदूरी करेंगे, काम करेंगे। मोदी जी ये कह सकते हैं? अगर कहेंगे तो गुजरात में एक वोट नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में आकर कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगा। भाई हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर पहला आदमी जो कह रहा हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा ट्रेन जिसमें हम लोग के बच्चों को मजदूर बनाकर ले जाया जाए। हम लोग ट्रेन और स्टॉपेज के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर दिए। यहाँ नेता यही कहता है कि भैया ट्रेन के नेताजी काम क्या किए हैं, तो ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट करवा दिए। यही काम है उनका, यही योगदान है समाज में कि भैया पहले गाड़ी हफ्ता में 2 दिन चलता था, 3 दिन चलने लगा।
इसी में लोग 5 बरस वोट दे रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। प्रशांत जी, आपके बदलाव यात्रा पर आते हैं, आप जहाँ जहाँ गांव कस्बों में जा रहे हैं, आप जादुई नुस्खा बता रहे हैं, जादुई नुस्खा बता रहे हैं गरीबी से उभरने का, और वो तमाम बातें बता रहे हैं जिससे गरीबी से उभरा जा सकता है। एक रुपौली का उपचुनाव और आंकड़े और जातीय समीकरण के चेन को आपको लगता है कि आप ब्रेक कर लेंगे इस जादुई नुस्खा से? मेरे भाई, हम जादुई नुस्खा क्या बता रहे हैं? दुनिया में जितने भी विद्वान लोग हुए हैं, ये प्रशांत किशोर का जादू नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को, समाजविदों को पढ़िए, देखिए, समझिए। गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति, परिवार के पास गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। या तो आप पढ़ लिख कर नौकरी रोजी रोजगार कर लीजिए तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास खेती योग्य बढ़िया जमीन हो, तो आप खेती, कृषि के कार्य को करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा, जिसके जरिए आप छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान, व्यापार कर सकते हैं। चौथा रास्ता तो कोई है नहीं। तो जो जादू की आप बात कर रहे हैं, तो गांव देहात में वही जादू हम लोगों को दिखा रहे हैं। ये 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए। और जब तुम वोट देते हो तो इस तीनों चीज का बात करते ही नहीं हो। वोट दे देते हो 5 किलो अनाज पर, वोट दे दिया नाली गली पर, वोट दे दिया मंदिर मस्जिद पर, वोट दे दिया सड़क पर। तो भाई, सड़क बनने से आपकी गरीबी दूर कैसे होगी? नहीं, आप जातीय नाली गली, सुनिए ना जातीय समीकरण की बात। जो हमारी सभा में लोग आ रहे हैं, अगर आप उस यात्रा के हिस्सा है, तो उस सभा में किसी एक जाति विशेष के लोग आए हो तो आप हमको बता दीजिए। हम कोई जाति सूचक बात करते हो तो वो बता दीजिए। या कोई सभा में खड़ा होकर कहा हो कि भाई प्रशांत जी आप अपनी जाति बताइए, तब आपका बात सुनेंगे, तो वो बता दीजिए। भाई, बिहार में मेरी अपनी समझ ये है कि 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी दल के हो, लोग बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जनसुराज को चाहता है। ये संभव है कि आप जनसुराज नहीं चाहते हैं, लेकिन बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। बिहार की जो आज स्थिति है, जो भ्रष्टाचार है, इसमें बदलाव हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। यही हम लोग बात कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। जो अच्छा लगे उसको चुनो, लेकिन बदलो। अभी जो व्यवस्था है उसको बदलो, और लोग उसके लिए तैयार है। प्रशांत जी, मेडिकल व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? क्योंकि चिकित्सीय कुव्यवस्था के कारण हजारों लोग बेमौत मर रहे हैं बिहार में, और बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं। देखिए, पदयात्रा के दौरान भी मैंने इस बात की खूब चर्चा की है कि बिहार की जो चिकित्सा की व्यवस्था है, कुछ शहरों को छोड़ दें तो ये पूरी व्यवस्था ग्रामीण चिकित्सकों के कंधों पर चल रही है। मैं 2 साल पैदल चला, और मुझे किसी भी गांव में, पंचायत में ऐसा सब सेंटर या पीएचसी या रेफरल हॉस्पिटल नहीं मिला जहां लोगों की भीड़ लगी हो, लोगों का इलाज हो रहा हो, दवा बन रहा हो। आज तक ऐसा कोई जगह दिखा ही नहीं। तो उस पर मैं क्या टीका टिप्पणी करूं? कुछ हो तो कहे कि अच्छा है कि खराब है। अरे भाई, देखिए, एम्स और पीएमसीएच की हालत क्या है कि आप देख लीजिए कि 4 दिन पहले समाज को शर्मसार करने वाली, निर्भया से भी ज्यादा भयावह घटना बिहार में हुई। वो बच्ची मुजफ्फरपुर में एनएमसीएच में 4 दिन तक उसका इलाज होता रहा। वहां जब वो स्थिति बिगड़ गई तो उसको पटना भेजा गया। और जो मीडिया के साथी या समाज में जो चर्चा चल रही है, लोग बता रहे हैं कि 7 से 8 घंटे तक पीएमसीएच के बाहर वो महिला उस कंपाउंड में बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको एडमिशन नहीं मिला। और बिहार के हम सारे लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी, हम लोग को इस ग्लानि होनी चाहिए, शर्म होना चाहिए कि आंख में कोई लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। और इस घटना से पहले मैंने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के लिए सिवान में क्या कहा था कि भाई, कोविड के समय हम लोगों ने देखा है कि बिहार में इस आदमी के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए क्या कुव्यवस्था हुई थी, लेकिन वही आदमी फिर स्वास्थ्य मंत्री है और इतना बड़बोला है कि कह रहा है कि अभी बिहार में मंगल काल चल रहा है। आप बताइए कि भैया, अगर बिहार में मंगल काल चल रहा है
इससे बड़ा अमंगल का काल क्या होगा? भाई बिहार में मंगल काल चल रहा है उन चंद नेताओं के लिए जो नीतीश कुमार के गिर्द गिर्द बैठकर समाज का खून चूस रहे हैं, समाज से पैसे उगा रहे हैं। देश में अमृत काल चल रहा है, लेकिन वो मोदी जी के लिए चल रहा है। जिस बिहार में 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं, जिस बिहार में 50 लाख से ज्यादा बच्चे अपना घर परिवार छोड़कर रोजी रोजगार करने के लिए बाहर गए हैं, उसको अगर आप मंगल काल करते हो तो ये आपकी सोच और आपके चरित्र को दिखाता है। इस आदमी को पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। गए हैं तो गए, मतलब किसी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से विभत्स रेप हो, उसका गला काट दिया जाए, उसका जीभ काट दिया जाए। वो बच्ची खेत से रेंगते हुए बाहर निकली है अपने किसी भी तरीके से, उसको 4 दिन तक ना वहां मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में रखा गया, उसको सही चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिली। उस बच्ची का फादर नहीं है, एक ही माँ की वो बच्ची है, 2 उसके और बच्चे हैं, उसके 2 छोटे भाई हैं। ये नेताओं को हम लोग को इस पर शर्म आना चाहिए कि हम लोग समाज में बैठे हैं और इस तरह की घटना होती है और आप 8 लाख रुपया देने जा रहे हैं। मेरे भाई, एक यहाँ पर शादी होती है नेताओं के घरों में, उनके बच्चों की शादी होती है, उसमें चाय कॉफी का बिल आता होगा 10 लाख 20 लाख रुपए से ज्यादा, और एक बच्ची के जान का, उसके इज्जत का, उसके पूरे जीवन का कीमत आप लगा रहे हो 8 लाख रुपया 10 लाख रुपए देने से क्या होगा? मैं जान रहा हूँ कि वो गरीब माँ होगी बेचारी, उसका मुंह दबा दिया जाएगा, उसको ये समझा दिया जाएगा कि भाई चलिए जो हुआ सो हुआ, जो चला गया वो तो नहीं लौटेगा, पैसा ले लो, इससे तुम्हारे 2 बच्चों का भला हो जाएगा। शायद मजबूरी में अपने बच्चों के भले के लिए माँ मान भी जाए, लेकिन आप और हम लोग तो समाज में हैं और इस आदमी को शर्म नहीं आता है। मुख्यमंत्री ने अभी तक एक उस पर बयान नहीं दिया। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफर किया गया है। जरा सुनिए, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट कौन है? यह आदमी पहले से रिटायर्ड है, इसको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। हमको लोगों ने बताया, हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हैं जिनको हटाया गया है उनको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी में सेवा विस्तार दिया गया है। तो जो सेवा विस्तार दिया है उसका गर्दन क्यों नहीं पकड़ा जाना चाहिए? भाई, आप रिटायर आदमी को बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट बनाए हो और अगर उसको दोषी ठहरा रहे हो तो किसने वहां बैठाया था उसका भी तो गला पकड़ो। तो बिहार में स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है तो सबसे पहले सूची बनाता है कि कौन डॉक्टर का प्रैक्टिस कितना चल रहा है, और उस डॉक्टर का इतना दूर ट्रांसफर करता है कि हर 6 महीना पर जाकर उसको 5 लाख 10 लाख रुपया डॉक्टर साहब दें। सबको अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था थोड़ी मतलब है। आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई। क्राइम के बारे में क्या कहेंगे सर? बिहार राजधानी से लेकर जिला सर क्राइम बढ़ा हुआ है। साथ एक सवाल है, नीतीश सरकार के जो अफसर हैं वो बेलगाम है, इनका सामना आपसे कल्याण निगम में हो चुका है, बेलगाम अफसर सही है भाई? हमसे क्या सामना करेंगे? हमारे आपने अगर सामना देखा ही होगा, प्रशांत किशोर के अफसर से डरने वाला, नीतीश कुमार से डरने का तो नीतीश कुमार का अफसर। देखिए, बात यह है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए, और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। लोग हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है, और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है।
जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। जिस व्यक्ति को अपना नाम भूल जा रहा है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता चल रहा है कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई कव्वाली गान बज रहा है। आप बताइए, किसी सामान्य परिवार का लड़का, अगर आपका बच्चा टीचर होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस जांच होती है, उसका मेडिकल होता है, बिना मेडिकल के, बिना फिजिकल के टेस्ट के आपको नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री का फिजिकल फिटनेस कोई नहीं देख रहा है, और हम तो आपको कह रहे हैं, उनका एक मंत्री और गृह मंत्री हमको कल कोर्ट में केस किया है हमारे ये कहने पर कि भाई समाज में चर्चा है कि इसने अपने बेटी का टिकट पैसा देकर खरीदा है, ये कहने पर जाके केस किया है। तो भाई मुख्यमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, और अगर हमारी बात गलत है तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, दिखाइए मेडिकल अपना जांच दिखाइए कि आपको मानसिक रोग है कि नहीं है, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ है कि नहीं है, दिखाइए। अगर नहीं है तो कल आप हम पर केस कीजिए। इसमें डरने की क्या बात है? सत्य बात है, उसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भाई हमको कोई डर नहीं है। उनको कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, और भाजपाइयों को एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को बिहार के 13 करोड़ लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। 12, 14, 15 सांसदों के लालच में, समर्थन के लालच में इन्होंने बिहार पर एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाकर थोपा हुआ है जो मानसिक शारीरिक तौर पर उस पद की गरिमा और उस पद के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।